कलम और तलवार की धरती पर बस कुछ ही दिनों में सियासी संग्राम शुरू होने वाला है। यह संग्राम तलवार से नहीं बल्कि जनता के वोट से लड़ा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, एशियन न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपका विधायक। उन्नाव में सिर्फ चुनावी गणित की ही नहीं बल्कि 2027 में बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई भी है। उन्नाव की मोहान विधानसभा जो जिले की इकलौती अनुसूचित जाति सुरक्षित सीट है, पिछले 2 चुनावों से भाजपा के कब्जे में। आरएसएस पृष्ठभूमि से आने वाले विधायक ब्रजेश रावत वर्ष 2017 और 2022 में लगातार 2 बार जीत दर्ज कर चुके हैं, लेकिन 2027 का चुनाव उनके लिए अब तक का सबसे कठिन मुकाबला साबित हो सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ऐसा राजनीतिक विद्वान कह रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ब्रजेश रावत भाजपा का किला बचाकर हैट्रिक लगाएंगे या फिर विपक्ष 10 साल बाद सत्ता परिवर्तन का रास्ता तैयार करेगा। इसी पर करेंगे विश्लेषण। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश चांडिल और आप सभी देख रहे हैं एशियन न्यूज। जैसा कि यहाँ पर 2 बार विधायक ब्रजेश रावत रह चुके हैं, क्या अब की बार फिर विधायक वही रहेंगे? काम करेंगे तो रहेंगे और काम नहीं करेंगे, हमको गली नहीं देंगे तो हम लोग वोट उनको नहीं देंगे। क्या उन्होंने विकास नहीं किया 10 साल में? कोई विकास हमारे गांव में नहीं है। कौन सा गांव है आपका? अहमदपुर बादे। अच्छा, तो वहाँ पर मतलब पिछले 10 साल से गांव प्रधान जी वो आपके जो एमएलए साहब हैं ब्रजेश रावत जी, वो आते नहीं क्या आपके? नहीं, वोट मांगने के टाइम आते हैं, नेता प्रधानन से मिल के चले जाते हैं। हाँ, 2000 अब की जो 27 में चुनाव होंगे उसमें कौन विधायक किसको चुने? समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या बीजेपी? जो हमको रास्ता निकाल के देंगे उससे हम देंगे वोट नहीं। बीजेपी का हो हाँ, या चाहे जौन हो चाहे जो हो। अच्छा, हाँ, हमें पानी मजा के निकलते हैं। हमारे बच्चे हैं नाने नाने, सब पानी मजा के जाते हैं, निकलते हैं। मतलब 10 साल में कोई विकास कोई नहीं। प्रधान गांव के रहे वही माटी नहीं डरवावे दिन न खड़ंजा लगाए, हम लोग चहला मजा के जाते बारों जैसे खड़ंजा मंजूर था। हाँ, प्रधान नहीं लगवाए। जैसा कि यहाँ पे जो 10 साल का विकास आप इन महिलाओं के द्वारा सुन सकते हैं कि 10 साल में सिर्फ प्रधान से मिल लेते हैं विधायक जी, बाकी इन महिलाओं से या जो परिजनों से जिनसे वोट मिलता उनसे नहीं मिलते। 2017 के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर के बीच भाजपा प्रत्याशी ब्रजेश रावत ने 98,414 वोट हासिल कर बसपा के राधेलाल रावत को 39,298 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। उस चुनाव में सपा और कांग्रेस मुकाबले में कहीं भी नजर नहीं आए, लेकिन 2022 आते आते तस्वीर बदल गई। ब्रजेश रावत ने 1,03,247 वोट हासिल किए, यानी उनके वोट बढ़े, लेकिन जीत का अंतर घटकर 28,805 वोट रह गया। समाजवादी पार्टी की डॉक्टर आंचल वर्मा ने 74,442 वोट हासिल कर भाजपा को कड़ी चुनौती दे डाली, जबकि बसपा तीसरे स्थान पर चली गई। आंकड़े बताते हैं कि भाजपा का वोट बैंक बढ़ा जरूर है, लेकिन विपक्ष की बढ़त उससे ज्यादा तेज रही है। शायद यही वजह है कि मोहान विधानसभा सीट पर 2027 का मुकाबला पहले से कहीं अधिक रोचक माना जा रहा है। नहीं, भाजपा आए या ना आए, लेकिन हमारे ब्रजेश रावत विधायक जी जरूर आएंगे। इन्होंने तमाम सारे विकास कराए क्षेत्र में और जनता से भी इनकी अच्छी लाइजनिंग रहती है। डायरेक्ट जनता इनसे मिलती है जाकर के। केवल एक ही हमारे यहाँ समस्या है, अजगैन में जो रेलवे क्रॉसिंग का पुल है ये काफी दिनों से जो है अधूरा हुआ पड़ा हुआ है, जिसके कारण जो है जनता को बहुत समस्याएं उठानी पड़ रही है। आए दिन जाम लगता है, आए दिन गाड़ियां भिड़ती हैं आपस में, हम लोग इससे बहुत परेशान रहते हैं। अरे पुल की वजह धंधा पानी चौपट है, खर्चा पानी घर का नहीं चल पा रहा है। अब जब आदमी ही नहीं निकल रहा है तो आज धंधा पानी कहाँ से है? पुल की वजह से पूरा काम है रुका पड़ा है। 2027 में फिर क्या सपा या बसपा या कांग्रेस आ सकती है क्या मोहन विधानसभा, या बीजेपी रहेगी? अब रही तो बीजेपी ही। हाँ, लेकिन प्रत्याशीपन देख लिए कहीं का लाना है। कुछ नए नए घूम रहे हैं भोकाल, जो पब्लिक के पैसा पहले बैठे हैं। तो लगातार 10 साल भोकालों देख ले, जो नवा भोकाल टिकट मांग रहा भोकाल के साथ है आदमी, वह पब्लिक का पैसा पहले बैठे। मैं आपकी पब्लिक देखा टिकट दे वो जान ले कि वो पब्लिक का पैसा तो नहीं पहले। कहना ये चाहते हैं कि अपने यहाँ पर इस समय पर एक समस्या और बहुत बड़ी आई है, जैसे विधायकों की थाने में सुनी नहीं जाती है। और हाँ, कोई अगर फरियादी थाने जाता है कोई भी प्रार्थना पत्र लेकर के, तो उल्टा उसी के खिलाफ 151 की कार्रवाई कर दी जाती है। और विधायक के पास में जाओ अपनी बात कहो कि तो विधायक की सुनी नहीं जाती है ना। तो मतलब विधायक बेचारा हो गया यहाँ पे, विधायक का पुलिस बिल्कुल वो हो गया ना। हाँ, पुलिस इसमें जो है एक तरफी कार्रवाई होती है और जो गांव में समस्या उत्पन्न होती है लोग प्रधान के पास में जाते हैं तो प्रधान की भी नहीं थाने में सुनी जाती है। ब्रजेश रावत की राह में सबसे बड़ी चुनौती एंटी इनकम वैसी मानी जा रही है। लगातार 10 साल तक विधायक रहने के बाद क्षेत्र में विकास, रोजगार, सड़क, बिजली और स्थानीय मुद्दों को लेकर
लोगों के बीच असंतोष की चर्चाएं हैं। कई स्थानीय विवाद और पंचायत स्तर के मामलों का राजनीतिक असर भी विधायक की छवि पर पड़ सकता है। दूसरी तरफ विपक्ष को उम्मीद है कि सत्ता विरोधी माहौल का लाभ उसे पूरी तरीके से मिल सकता है। आशा तो यही है इस गवर्नमेंट से। मतलब भारतीय जनता पार्टी आएगी, समाजवादी पार्टी आएगी, भारतीय जनता पार्टी आएगी, फिर आएगी, बिल्कुल आएगी। ये 10 साल से लगातार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार का विकास किया है? काफी विकास है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा देरी सवेर तो हो ही जाता है, लेकिन विकास तो ठीक ठाक चल रहा है। जैसे कुछ एक दो विकास के नाम मोहन विधानसभा में गिना सकते अब मोहन विधानसभा में तो विकास का सबसे बड़ा तो हमारा ये रेलवे पुल ही बन रहा हैं? बड़ा है। विकास है। अरे बड़ा विकास ही समझे, जिससे आवागमन बाधित ना हो, जिससे मतलब वहीं पे आप लोगों का कहना है कि 2000 मतलब हाँ, देरी तो बहुत हो रही है। इस देरी से बहुत परेशानी है। यहाँ से जितना ग्रामीण क्षेत्र है, लाइन के उस पार से जितना आने जाने वाला है, किस तरीके से आता है, लाइन क्रॉस करता है, लेडीज रेल के नीचे से निकलती हैं, कोई साधन नहीं है। और हम लोगों के बाद मार्केट तो बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है। करीब 1 साल से तो बिल्कुल बैठे हुए हैं, किराया दे रहे हैं, किसी तरह से बिल्कुल डामाडोल स्थित है। अगर जल्द से जल्द अगर ये नहीं कोई कार्य चालू हो रहा है तो बहुत परेशानी आगे आ जाएगी। फिर जनता को खड़ा होना पड़ेगा। इससे पहले कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हमारी मांग पूरी करेंगे। नहीं लाएंगे तो गवर्नमेंट इसी के गवर्नमेंट, हाँ इसी इस गवर्नमेंट से हमको आशा है। किस तरह से? अरे सभी तरीके से विकास की आशा है। और आशा से बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? अब बेरोजगारी तो देखिए, इतने बड़ी पॉपुलेशन में बेरोजगारी तो रहेगी। ये है कि जैसे हम ही हैं, 65 ईयर्स ओल्ड हैं, लेकिन फिर भी हम अपना तो कार्य कर ही रहे हैं, कुछ न कुछ तो अपने लिए कर ही रहे हैं। हम गवर्नमेंट ही के सहारे अगर हम बैठे रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, जो योग्य हैं उनको नौकरी भी मिल रही है, ऐसी बात तो नहीं है। जो वैकेंसी होती है तो एक्स्ट्रा वैकेंसी तो लाएंगे नहीं गवर्नमेंट। जो कार्य हो रहा है संतोषजनक है। मतलब इस गवर्नमेंट से हम खुश हैं। मतलब और गवर्नमेंट के जो यहाँ पे विधायक हैं उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? विधायक भी ठीक है, विधायक के अंदर में जो भी है कार्य होता होगा करते हैं, लेकिन अपना पर्सनल तो कोई ऐसी बात है नहीं कि हमसे कोई कार्य हो कि हमारा ना किया हो। हमारा कोई ऐसा कार्य तो पड़ा नहीं है। मतलब विधायक से आप संतुष्ट हैं? लेकिन हाँ, गवर्नमेंट जब ठीक है तो फिर विधायक भी ठीक होंगे। वो कार्य करना पड़ेगा उनको। अगर जनता की सुनेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर। इसके साथ ही दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर विपक्षी एकता है। 2017 में बसपा मुख्य चुनौती थी, जबकि 2022 में सपा मजबूत दावेदार बनकर उभरी। यदि 2027 में सपा, बसपा और कांग्रेस किसी एक तरह एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरते हैं तो भाजपा के लिए मुकाबला बेहद कठिन हो सकता है। 2022 के आंकड़ों को देखें तो भाजपा को 1,03,247 वोट मिले थे, जबकि सपा और बसपा के वोट मिलाकर यह संख्या 96,000 से अधिक बैठती है। ऐसे में थोड़े से वोटों का इधर उधर होना भी परिणाम बदल सकता है। अगर आप 2022 से 2027 तक का हमारा जो रास्ता हम लोगों ने सफ़र किया है, वो जो विपक्ष आज के समय जनता के बीच है, वो जनता स्वयं है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने थोड़े दिन पहले एक इंटरव्यू में बोला कि विपक्ष जो है ये किसान है, मजदूर हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं। क्योंकि जिस तरीके से भाजपा की सरकार हर रोज हमारे जनता के साथ छल कर रही है, कपट कर रही है, वो किसी से छुपा नहीं है। आज का जो दृश्य है वो स्वयं दर्शाता है कि किस तरीके से जनता बौखलाई हुई है, परेशान है और बस 2027 का इंतजार कर रही है कि कब उनको ये मौका मिले और ये भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंके। 2027 में समाजवादी पार्टी आएगी? निश्चित रूप से आएगी, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि विपक्ष सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं है। विपक्ष किसान है, मजदूर है, महिला है, युवा है, बेरोजगार है। तो सब विपक्ष ये जनता ही है। तो फिर भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकना इस बार बहुत आसान है। जिस तरीके से ये जुमलेबाजी करती आई है, 15 लाख रुपए हर खाते में पहुंचाने का जो जुमला था, लॉकडाउन एक रात पहले बता दिया जाता है और फिर हमारी गरीब जनता लाइनों में लग लग के दम तोड़ देती है। जिस तरीके से कोविड की महामारी में हमारी जनता परेशान हुई, ये सब जनता एक एक का बदला 2027 में लेगी और इस बार निश्चित रूप से माननीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। 2027 पीडीए का फैसला, क्या इससे समाजवादी पार्टी को झड़ मिलेगी? निश्चित रूप से, जैसा हम सब ने 2024 का परिणाम देखा, जिस तरीके से भाजपा को हम लोगों ने घुटने के बल टिकवाने पे मजबूर कर दिया, ये पीडीए जो है, ये पीडीए का जो समाज है, ये पीडीए का जो दर्द है, ये हम सब समाजवादी पार्टी इनकी आवाज उठा रहे हैं
और ये आवाज जनता तक पहुंच चुकी है। हमारा पीडीए समाज एकजुट हो चुका है और इस बार 2027 में हम पीडीए मिलकर के पीडीए की सरकार बनाएंगे। जैसे मैम 2027 जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो कि 2027 का जीतने की बेरोजगारी और जो कि सबसे बड़ा और महंगाई, क्या ये मुद्दे से क्या आगे बढ़ सकता है? जिस तरीके से हम जान रहे हैं कि भाजपा की सरकार में जो जुमला 2 करोड़ नौकरियों का किया गया, वो हमारे जो बेरोजगार युवा साथी हैं, जो हर दिन परीक्षा दे करके आते हैं, अभी भी एसआई वाला पेपर हुआ था, जिसमें हम 95% के ऊपर कट ऑफ गया था। तो ये सीधा-सीधा दर्शाता है कि किस तरीके से हमारे बच्चों को मूर्ख बनाया जा रहा है, जिस तरीके से आरक्षण को छीना जा रहा है, जिस तरीके से उसमें धोखाधड़ी की जा रही है, वो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भाजपा की मानसिकता क्या है। महंगाई किसी से छुपी नहीं है। हर दिन डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से सब्सिडी की बात की गई थी एलपीजी सिलेंडर की, वो बंद करके आज 1200 से ऊपर एलपीजी सिलेंडर हो गया है। और अब तो ये भी दिन देखने पड़ रहे हैं कि हमें सिलेंडर के लिए कितने दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है और फिर भी लोगों को अब चूल्हे पे खाना बनाने पे मजबूर होना पड़ रहा है। इस भीषण गर्मी में बिजली का जो हाल है वो सबके किसी से छुपा नहीं है। हमारी जनता ये सारे मुद्दों को इस बार इकट्ठा करके रखी हुई है और 2027 का इंतजार कर रही है और भाजपा की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम हमारी जनता करेगी। जातीय समीकरण भी इस सीट पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अनुसूचित जाति वोटों में पासी और रावत समाज की मजबूत हिस्सेदारी है, जबकि कुर्मी, यादव और लोध मतदाता भी चुनावी परिणाम तय करने की क्षमता रखते हैं। 2022 में सपा ने कुर्मी और महिला वोटरों को साध कर अपना प्रदर्शन काफी बेहतर किया था। यही सामाजिक समीकरण 2027 में भी चुनाव की दिशा तय कर सकते हैं। तो हमारे जितने युवाओं हैं, इनका रोल 27 में पूरी तरीके से रहेगा। जो सरकार बढ़िया काम करेगी उसी के साथ हम लोग हैं। हम वही नेता चुनेंगे जो समाज के लिए अच्छा होगा, कार्य बढ़िया करेगा। तो बीजेपी सरकार काम कर ही रही है, मगर जो यहाँ पे हम एमएलए जो मोहान विधानसभा का, हम उस विधानसभा के जो ब्रजेश रावत हैं, हम उनके बारे में क्या उन्होंने धरातल पे काम किया या विकास के मुद्दे, शिक्षा के हैं या किस तरह के मुद्दे से जो आप इस बार आप चुनेंगे अपने मोहान विधानसभा से? नहीं, ठीक है, उन्होंने काम किया है, लेकिन हम जो है थोड़ा और बेहतर देखना चाहते हैं। तो हम उसी अनुसार जो अच्छा काम करेगा उसी को चुनेंगे। ऐसे तो बहुत काम है जैसे, लेकिन अभी एक ये मुहान वाली रोड बनी है, इससे थोड़ा राहत है। पहले जो खराब थी इससे थोड़ा लोगों को राहत मिली है। अच्छा, वो भी जब बनी, जब काफी इसमें प्रोपेगेंडा हुआ और होने के बाद कई हादसे हुए, कई लोग मौत के मुंह में चले गए, उसके बाद बना, तो ये विकास है? नहीं, कहने का मतलब है विकास होना चाहिए, हो रहा है, लेट हो रहा है। कहने का मतलब जब लोगों को जरूरत हो तब हो। हालांकि भाजपा के भीतर टिकट को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। पार्टी कई सीटों पर नए चेहरों को मौका देने की रणनीति अपनाती रही है। ऐसे में यह सवाल उठना भी स्वाभाविक है कि क्या भाजपा तीसरी बार भी ब्रजेश रावत पर भरोसा करेगी या फिर नया चेहरा मैदान में उतारेगी। हालांकि ब्रजेश रावत की संगठनात्मक पृष्ठभूमि और आरएसएस से जुड़ाव उन्हें मजबूत दावेदार तो बनाता है। बसपा का वोट बैंक भी इस चुनाव की सबसे बड़ी पहेली है। 2022 में बसपा का प्रदर्शन कमजोर रहा, लेकिन उसका परंपरागत दलित वोट अभी भी प्रभावशाली माना जाता है। यदि यह वोट सपा की ओर शिफ्ट होता है तो भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर बसपा अलग मजबूती से चुनाव लड़ती है तो विपक्षी वोटों का बंटवारा भाजपा के लिए राहत का कारण बन सकता है। ये सब झूठी बात है। और अगर विश्व युद्ध की बात थी तो बंगाल के चुनाव के समय क्या डीजल की कमी नहीं थी, पेट्रोल की कमी नहीं थी? जब विश्व युद्ध चल रहा था तो इनके चुनाव प्रचार में हजारों के तादाद में गाड़ियां चलती थी। उस समय पेट्रोल और डीजल की कमी नहीं थी। आज जब चुनाव ये लोग छल कपट से, वोट चोरी से जीत गए हैं, तो आज बताते हैं कि आप पेट्रोल कम खर्चा करिए, गाड़ियों से ना चलिए। इनके विधायक घोड़े लेके निकल लेते हैं। आज आपके माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि घोड़ा भी खरीदने के लिए 4 से 5 लाख की कीमत घोड़ों की है, जो हम गरीब जनता अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये सिर्फ मूर्ख बनाने की बात है जनता को। सबसे बड़ा 2022 में ऐसी क्या समाजवादी पार्टी से गलती हुई जिसकी वजह से उसको हार मिली? क्या 2027 में इस तरह से दोहरा सकते क्या? या 2000 ये कोई गलती की बात नहीं है, कोई सब सीख की बात होती है। समय के साथ सब सीखते हैं और परिवर्तन एक ऐसा चक्र है जिससे ये दुनिया चलती है और ये परिवर्तन का चक्र जो है इस बार 2027 में चलेगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी।
मैम, जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपकी फैन फॉलोइंग बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। क्या आपको आगे वोट मतलब यहाँ से टिकट लेंगे या किसी कंपनी में आप क्या आपका है? क्योंकि आपकी fan मेरा following सोशल मीडिया बहुत तगड़ी है, बहुत अच्छी है। मुझे 2022 में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 28 साल की उम्र में मुझे चुनाव लड़ाया। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी कि मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला अपने मुहान विधानसभा का, और अगर मुझे आगे ये मौका फिर मिलता है तो मेरा सौभाग्य रहेगा और मैं अपनी जनता के लिए निरंतर काम करती रहूंगी। और इस बार हम समाजवादी पार्टी के संगठन के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में पिछले 5 सालों से लगे हुए हैं अपने विधानसभा में कि किसी भी तरीके से इस बार हमें मुहान विधानसभा का इतिहास रचना है और इस बार हम 27 में रच के रहेंगे। हालांकि इन सब चुनौतियों के बीच भाजपा के पास कई मजबूत आधार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रभाव अनुसूचित जाति सीटों पर अभी भी महत्वपूर्ण माना जाता है। आवास, मुफ्त राशन, शौचालय और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं के लाभार्थी भाजपा के स्थायी वोट बैंक के रूप में देखे जाते हैं। इसके अलावा आरएसएस और भाजपा का मजबूत बूथ नेटवर्क चुनावी लड़ाई में पार्टी को बढ़त दिलाने की क्षमता जरूर रखता है। यदि यही प्रत्याशी आ तो बीजेपी नहीं आएगी। ये प्रत्याशी से क्षेत्र की जनता बहुत नाराज है। इसने सिर्फ अपने लिए ही काम किया है, इसने जनता के लिए कोई भी कार्य नहीं किया है। जनता के लिए कोई कार्य नहीं, कोई भी कार्य नहीं किया जनता के लिए, इसने सिर्फ अपने लिए किया है। अपने लिए कार्य किया है। तो मतलब क्या 2027 में अगर ब्रजेश रावत ही रहते हैं तो बदलाव होगा या नहीं होगा? अगर 2027 में ब्रजेश रावत रहेंगे तो फिर ये समझ लीजिए समाजवादी पार्टी यहाँ पे मुखर होकर के आगे आएगी। क्या ब्रजेश रावत का इसलिए वो किया जा रहा है कि उन्होंने विकास नहीं किया या किस मुद्दे से लेकिन इनको रिजेक्ट किया जा रहा है? विकास तो योगी जी ने किया है, विकास तो इसने कुछ किया ही नहीं है और जनता से संपर्क भी नहीं किया इसने। जनता से मिलना भी मुनासिब नहीं समझा इसने। 10 साल केवल योगी और मोदी के नाम पे रहे हैं, इनको कोई भी कुछ नहीं है। और अगर ये निर्दलीय प्रत्याशी हो जाए तो शायद इनको जमानत भी जब्त होगी, इनको पता ही नहीं लगेगा कहाँ गए हुए, लोग इनको वोट ही नहीं देंगे। इस बार का क्या मुद्दा रहेगा 2027 चुनाव? 2027 मुद्दा, पहला मुद्दा तो एक हमारा ये है कि पहले तो ये प्रत्याशी बदला जाए, इस प्रत्याशी को तुरंत हटाया जाए। और अगर ये नहीं हटाया गया तो मैं बीजेपी के समर्थक होने के नाते मैं इसको वोट न दे करके मैं नोटा में वोट दूंगा। तो मतलब सबसे बड़ा 2027 का उद्देश्य बीजेपी में अगर ब्रजेश रावत रहेंगे तो आप नोटा में दबाएंगे? नोटा में दबाएंगे। अन्य प्रत्याशी आएगा तो मैं बीजेपी का समर्थन करूंगा और बीजेपी को वोट दूंगा। हालांकि मोहान विधानसभा का 2027 का चुनाव फिलहाल एक दिलचस्प राजनीतिक समीकरण बनता दिखाई दे रहा है। एक तरफ ब्रजेश रावत की व्यक्तिगत पकड़, संगठन की ताकत और मोदी योगी फैक्टर है, तो दूसरी तरफ एंटी इनकम्बेंसी, विपक्षी एकता और बदलते जातीय समीकरण। यदि विपक्ष एकजुट हुआ तो मुकाबला बेहद करीबी हो सकता है। लेकिन अगर यही देखा जाए तो यहाँ पर चुनाव इस बार पूरी तरीके से खूब ज्यादा रोचक होने जा रहा है। विधानसभा सीट से 1985 के बाद कोई भी विधायक लगातार 3 बार चुनाव नहीं जीत पाया है। ऐसे में 2027 का चुनाव केवल एक सीट का चुनाव नहीं होगा, बल्कि यह तय करेगा कि ब्रजेश रावत 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रचते हैं या मोहान की जनता सत्ता परिवर्तन का नया अध्याय लिखती है। फिलहाल इतना तय है कि मोहान में 2027 की लड़ाई भाजपा बनाम विपक्ष से ज्यादा ब्रजेश रावत बनाम एंटी इनकम्बेंसी की लड़ाई बन चुकी है।